सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ बाजिल के कसमाए जिस्म पर बहुत जच रही थी। लंबा चौड़ा कद काट, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर हमेशा की तरह सर्द मोहरी, ऐसे जैसे ये शख्स हर वक्त बस सख्ती और संजीदगी चेहरे पर रखता हो। कल का गया आज वो जुमा की नमाज अदा करके घर लौटा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे जो खबर मिली थी उसे सुनकर उसके संजीदा चेहरे पर गुस्सा अवध आया था। मुर्शिद, किसी ने हमारे आदमी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। मकसद शिराजी हाउस में दाखिल होना था, लेकिन दुश्मनों का मंसूबा नाकाम हो गया। मुर्शिद, अब आप बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। वो इश्तियाल में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, जबकि आसपास सब गार्ड अलर्ट मगर सर झुकाए हुए खड़े थे। एक गार्ड जो कि गार्ड्स का हेड था, वो गुजरी रात हुई वारदात बाजिल और काइम के गोश गुजार कर रहा था। वो रात को किसी काम के सिलसिले में घर पर मौजूद ना था। इत्तफाकन काइम भी घर पर मौजूद ना था। बाकी तमाम मर्दों तक तो ये खबर पहुंच चुकी थी, अलबत्ता ख़वातीन को इस मामले की कोई खबर ना थी। बज़ाहिर तो उनके गार्ड्स ने सूरत हाल संभाल ली थी, लेकिन बाजिल काफ़ी इस्तराब में नज़र आ रहा था। ये जुर्रत आखिर कौन कर सकता है? काइम मामले की संगीनी को समझते हुए बोला। शिराजी हाउस पर हमला? मतलब ऐसा कौन था जिसने इतनी जुर्रत की थी? हाँ, दुश्मनों की कमी तो ना थी उन्हें, लेकिन कोई उनकी रिहाइश गाह तक पहुंच गया था। ये बात किसी सूरत उन दोनों को चैन नहीं लेने दे रही थी। आमिर बख्तियार, बाजिल एक लम्हे रुक कर बोला था। काइम ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। उनका केस नैब में आ गया है, वो अभी इस खेल में नया है। जज्बातीपन में उसने ये सब किया होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, लेकिन वो अभी बाजिल शिराजी को जानता नहीं है। मैं उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा जिसने मेरे घर की जानिब बुरी नज़र से भी देखा। वो इश्तियाल में बोल रहा था और आंखें अंगारे बरसा रही थी। इस मामले से दूर रहो तुम बाजिल, मैं देख लूँगा उस बख्तियार के बेटे को। आज निकाह है तुम्हारा, खुद को पुरसकून रखो। काइम उसके ख़तरनाक तेवर देखकर बोला, और वो उसकी जारहाना तबीयत को जानता था। जाने अब तक कैसे ज़ब्त किए खड़ा था वो। मैं खुद देख लूँगा उसको। इस मसले को मैं अपने तरीके से सुलझाऊंगा। बाजिल किसी की सुनता कहाँ था। दाढ़ी पर हाथ रखे हुए वो पुरसोच अंदाज में बोला, मुर्शिद साहब, आपको बड़े साहब ने याद किया है। एक मुलाजिम ने आकर बाजिल को कहा तो बाजिल वहाँ से चला गया, जबकि काइम ने भी सर झटक दिया और निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। आखिर को उसकी बहन का निकाह था। मोबाइल पर नंबर डायल करता वो भी अंदर की सिमत चला गया। शिराजी हाउस में आज बहुत ही रौनकें लगी थीं। हर तरफ खुशियों का सा समा था। उस कई कनाल पर मबनी महलनुमा घर को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां जगमग कर रही थीं। खूबसूरत और नायाब फूलों और नफीस पर्दों से सजा हुआ लॉन आज एक शानदार मंजर पेश कर रहा था। शिराजी हाउस में जगमग रोशनियां रात की तारीकी को हर सू फैलने से रोक रही थीं। आसपास चंद मुलाजिम हाथों में कोल्ड ड्रिंक और जूसेस की ट्रे लिए मेहमानों को सर्व कर रहे थे। चंद मेहमान हाथों में कोल्ड ड्रिंक थामे खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे, तो चंद मेहमान खसूसी सोफ़ों पर बराजमान महवे गुफ्तगू थे। मुज़फ़्फ़र शिराजी साहब भी मेहमानों के साथ अपनी भरपूर शान व शौकत से अपने मखसूस मगरूर अंदाज में महवे गुफ्तगू थे। काइम शिराजी किसी मेहमान के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यकीनन आज वो बहुत खुश था। स्टेज का मंजर कुछ यूं था कि बाजिल शिराजी एक तरफ मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। करीम कलर की कीमती और नफीस शेरवानी जेब तन किए हुए था वो। चेहरा बेतासुर था, आंखों में हमेशा की तरह सुर्खी थी। भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरता वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। किसी को एक आंख ना देखना, खुद में मगन रहना उस शहजादे को मगरूर बनाता था। वो आज भी हमेशा की आंख का मरकज़ बना हुआ था। कई लोग उसके पुरवकार शख्सियत के सहर में खोए हुए थे। स्टेज पर एक तरफ कुर्सी पर दादी जान विराजमान थीं, जो अपने दूल्हे पोते पर जाने कितनी मर्तबा नजरें बद की दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही थीं। उनके पास ताई जान खड़ी बाजिल के मोबाइल से फारिग होने का इंतजार कर रही थी। वो अपना सजा संवरा दिलकश सरापा आईने में देख रही थी। सुर्ख रंग के बेहद खूबसूरत और कीमती शरारे पर नायाब मोतियों और कोरे का काम हुआ था। बिलाशुबा वो लिबास अरूसी उसकी कुदरती सुर्खो सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। ब्यूटिशियन और हानिया के लाख मिन्नतें तरले के बाद कहीं जाकर उसने हल्का फुल्का मेकअप करवाया था। ज्वेलरी के नाम पर उसने माथे पर सिर्फ एक झूमर, नाक में नथ जो कि उसके होंठों को छू रही थी, झुमके और नेकलेस उसकी सुर्खो सफ़ेद गर्दन को और खूबसूरत बना रहे थे। बिलाशुबा वो एक हसीन तरीन लड़की थी, मगर आज तो दुल्हन बनकर अजब रूप चढ़ा था उस पर कि नज़र ही ना हट रही थी। मगर उसने अपनी खूबसूरती मांद करने के लिए हर तरह से कोशिश की। यहाँ तक कि हाथों पर लगी मेहंदी
वक्त से पहले उतार दी, मगर उससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन अपना गहरा रंग उसके हाथों पर पहले ही छोड़ चुके थे। मेहंदी से आरास्ता दूधिया हाथ अपनी गोद में रखे बैठी वो अब ये सोच रही थी कि किस तरह रुखसती को रोके। अभी सुबह ही तो उसको बताया गया था कि निकाह के बाद उसे बाजिल साहब के कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उस वक्त से वो तपी बैठी थी। कई बार काइम को बुलवाया था, मगर उसे यकीन था किसी ने काइम को नहीं कहा होगा, तभी वो सुबह से ही उसके पास नहीं आया था। वो किसी तरह राज़ी नहीं थी खुद को बाजिल शिराजी के लिए इतना सजने संवारने के लिए, मगर अपनी हर कोशिश में वो नाकाम हो रही थी। अब हकीकतन उसे रोना आ रहा था। छोटी बीबी जी, सोनारा बाप को बुरी नज़र से बचाए। यकीन मानो जी, बड़ा रूप चढ़ा है जी आप पर। और अभी मैं बाहर देख के आई जी, मुर्शद साहब भी बड़े सोने लग रहे हैं जी। गुल बीबी दांतों में दुपट्टा दबाई शर्माए बोली। गुल बीबी, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, जाओ यहाँ से। मासूमा को पहले ही गुस्सा आ रहा था, आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे, नाक भी लाल हो रही थी। यकीनन वो काफ़ी जब्त करके बोली थी, बीबी जी मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, चलें छोड़ें जी मुझे। ये कहते ही वो मासूमा की कुर्सी के पास नीचे ही बैठ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नीचे मत बैठा करो, बल्कि अभी तो तुम बैठो ही ना, निकलो मेरे कमरे से। मासूमा मजीद बरहमी से बोली और ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली कुर्सी से उठ खड़ी हुई और अपना भारी भरकम शरारा दोनों हाथों से संभालती बेड के साइड टेबल के पास आई। बीबी जी हुक्म करें, अगर कुछ चाहिए आप आराम से बैठ जाएं जी, गुल बीबी ने मुअद्दबाना अर्ज़ किया। मगर मासूमा ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा। 1 मिनट से पहले निकलो मेरे कमरे से। और फिर मासूमा ने उसे बमुश्किल अपना शरारा संभालते हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। खुद मुड़ी और साइड टेबल के दराज को खोला, अंदर से एक फ़ोटो फ्रेम निकाल कर मोहब्बत से देखने लगी। चेहरे पर अजियत दोहराई, आंखों में पानी भर गया। मामा काश आप होती मेरे पास, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा ने तो पहले भी कभी बाप होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, अब भाई भी सिर्फ दादा जान की सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था सिर्फ निकाह होगा आज, मगर मुझे सबने धोखा दिया। वो बाजिल कामयाब हो गया। काश आप होती तो कुछ करती मेरे लिए, मुझे नहीं बनना बाजिल का शिकार। उसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती हैं, पता नहीं कौन से नशे करता है। भैया को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं क्या करूं मामा, मुझे नहीं करना निकाह, वो कभी मेरे ख्वाब पूरे नहीं होने देगा। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं। अपनी माँ की तस्वीर अपने सीने से लगाकर वो तसव्वुर में उससे बातें कर रही थी कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल बीबी, जाओ यहाँ से। मासूमा बंद दरवाजे को देखकर धाड़ी। मासूमा, मैं हूँ यार, हानिया, दरवाज़ा तो खोलो। अपनी नम आंखों को उंगलियों के पोरों से साफ करके तस्वीर साइड टेबल के दराज में रखकर वो खुद को कंपोज करके दरवाज़ा खोलने गई और बगैर उसे देखे वापस मुड़ी और बेड पर टेक गई। मासूमा, ये सर पर ओढ़ लो, मौलवी साहब आ गए हैं, चलो हमारे साथ बाहर। और फिर हानिया ने हाथ में थामी हुई सुर्ख चुनरी खुद ही उसके सर पर ओढ़ा दी। चंद लम्हों बाद मासूमा को चंद कदमों की चाप सुनाई दी जो शायद उसी के कमरे में आ रहे थे। घूंघट से झांक कर देखा तो ताई अम्मा, चाची के साथ चंद खानदान की औरतें थीं। और फिर वो मासूमा को लिए लॉन की जानिब बढ़ी और उस जगह रुकी जहां आमने सामने 2-3 कुर्सियां पड़ी थीं। दरमियान में एक नेट के दुपट्टे से पर्दा किया हुआ था, मगर थोड़ा सा सर उठाने पर मासूमा को बाजिल सामने वाली कुर्सी पर बैठा नजर आया और साथ दादा जान बैठे मौलवी से महवे गुफ्तगू थे। अपने सामने बैठती अपनी दुल्हन को बाजिल ने आंख उठाकर देखना तक गवारा ना किया, बल्कि अतराफ का जायज़ा लेने लगा, जबकि मासूमा घूंघट की ओट में काइम को ढूंढ रही थी। उसे ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ी क्योंकि काइम उसे सामने से आता दिखाई दिया। मासूमा के करीब पहुंचकर काइम उसके पास खड़ा हो गया और फिर चंद ही सातों में निकाह शुरू हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई। मौलवी साहब निकाह के कलमात पढ़ रहे थे। मासूमा शिराजी वल्द साजिद शिराजी, क्या आपको बाजिल शिराजी वल्द माजिद शिराजी हक महर 10 तोले सोना अपने निकाह में कबूल है। मासूमा हनूज खामोश बैठी थी। दादा जान ने गुस्से से मासूमा को देखा। दादी जान भी परेशान हो गईं। सबकी नज़रें घूंघट में बैठी दुल्हन पर थीं। मौलवी साहब ने कलमात फिर दोहराए, मगर मासूमा हनूज खामोश थी। इस बार काइम ने भी परेशानी से मासूमा को देखा और फिर सर पर शफकत भरा हाथ रखा। उसी पल मासूमा ने सुर्ख आंखों से घूंघट की ओट में काइम को देखा, जिसकी आंखों में इल्तजा थी। काइम ने नज़रें चुराईं। आसपास लोगों में चहमगोइयाँ होने लगीं। अब मौलवी साहब तीसरी मर्तबा मासूमा से पूछ रहे थे, जबकि इस बार बाजिल ने जाली के पर्दे से मासूमा को देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि मासूमा का हशर बिगाड़ दे
अपना गुस्सा काबू करने की गर्ज से उसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच लीं, लब भींच लिए। पहले से सुर्ख आंखें मजीद सुर्ख हुईं। कबूल है। मासूम अल्फाज मासूमा की ज़ुबान से अदा हुए तो सबकी जान में जान आई। दादी जान ने बेख्तियार सर आसमान की तरफ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि इज्जत रह गई, नहीं तो वो अपनी सरफिरी पोती से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं कि मासूमा से कहीं भी कुछ भी बईद नहीं कि मोहतरमा ऐन मुमकिन था निकाह के वक्त ही इनकार कर देती निकाह से। अब मौलवी साहब बाजिल से पूछ रहे थे। बाजिल के कबूल करने के बाद उन दोनों के निकाह नामे पर साइन करवाए गए। दुआ के बाद हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया, जबकि मासूमा की आंख से एक आंसू बहकर हथेली पर गिरा। निकाह के बाद उन दोनों को स्टेज पर लाया गया। एक दफ़ा फिर माहौल खुशगवार हो गया था। हर कोई हंस मुस्कुरा रहा था, जबकि बाजिल बमुश्किल अपना गुस्सा काबू किए मासूमा के साथ बैठा था। इतने में खाना लगने लगा। खाना खाओ। अभी ही वेटर उनके टेबल पर खाना लगा कर गया था। मासूमा को हनूज एक ही सिमत बैठे देखकर उस पाट लहजे में बोला, मगर मासूमा अपनी हथेलियों को मुसलसल देख रही थी, जबकि उसने बाजिल की बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी। मैंने कहा कि खाना खाओ। वो नज़रें सामने रखता दबे दबे गुस्से में बोला, नहीं खाना मुझे। जवाबन वो भी तड़क कर बोली थी। बाजिल ने मुठियाँ भींच कर रुख मासूमा की सिमत किया। मेरी जान, खाना खा लो, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें कुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपना गुस्सा दबा चुका था और मायनी खेजी से कहता मासूमा का सकून गारत कर चुका था। अब बाजिल के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी, जबकि मासूमा आंखें फाड़े उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसकी बेबाक निगाहें, जो वो अब मासूमा के सरापे पर गाड़े हुए था, समझी तो उसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मुझे आज मालूम हुआ है। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों के डोरे भी सुर्ख थे। अल्फाज बमुश्किल अदा कर पाई थी, जबकि वो इतनी दिलकश लग रही थी कि आज किसी भी पत्थर दिल को अपने सामने ढेर कर सकती थी। मगर बाजिल ने बहुत आसानी से महजूज होते हुए उसके सरापे से नज़रें हटा लीं और आराम से खाना खाने लगा। अभी और भी बहुत कुछ मालूम होगा तुम्हें, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पूरी रात बाकी है। मज़ीद कमरे में जाकर बात करते हैं डार्लिंग। इस बात पर मासूमा नामहसूस अंदाज में उससे फासला कर गई, जबकि बाजिल जानता था कि मासूमा को कैसे काबू करना है और सही मायनों में मासूमा का चैन छीनकर अब वो अपनी शादी एंजॉय करने लगा था, मुतमईन सा होकर। जहां मासूमा उसकी बातों और निगाहों से अंदर तक सहम गई थी, वहीं बाजिल को सुकून पहुंचा था, क्योंकि उसने कभी मासूमा को इतना सहमा हुआ नहीं देखा था। आखिर को उसने उस लड़की को, जो कि बाजिल समेत सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, आज वो शर्मो हया से नज़रें झुका गई थी। चंद घंटों पर मुहित तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। उसको कमरे में लाने से पहले चंद रस्मों के बाद सबने उसे तोहफे दिए। दादी जान की तरफ से कीमती कंगन, ताई और चची की तरफ से सोने के सेट, कायम और नौशीन साहिबा की तरफ से कैश मुँह दिखाई के तौर पर मिले। मगर उसे उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब उसे बाजिल के कमरे में लाकर उसकी सेज पर बिठा दिया गया। कायम बेटा, मुझे बात करनी है। तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। मासूमा को भी बाजिल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। नौशीन साहिबा जीने उतरते कायम को देखती उसकी जानिब बढ़ी और उसे पुकारा तो वो रुक गया। अपने कमरे की जानिब इशारा करता वो उन्हें लेकर अपने कमरे में चला गया। जी फुफ्फो जान, क्या बात है, कोई मसला है क्या? खिड़की के पास खड़ी एक कुर्सी पर वो खुद बैठा और दूसरी पर नौशीन साहिबा। मासूमा की फिक्र हो रही है मुझे। तुम्हें तो मालूम है वो अभी निकाह के लिए भी राज़ी नहीं थी। वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मानी थी। तुम एक बार खुद उससे बात कर लेते तो बेहतर था बेटा। वो अभी मासूमा को देख कर आ रही, जिसकी आंखों में उन्हें नमी दिखाई दी थी। वो मजबूत लड़की थी। उसे रोता देखना नौशीन साहिबा को बेचैन कर गया था। दादा जान का फैसला है ये, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था, तो मुझे भी बिला वजह ताखिर करना मुनासिब नहीं लगा। और बात इसलिए मैंने खुद नहीं की मासूमा से, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं मानेगी और बिलाखिर मुझे उसकी बात माननी पड़ती। वो गहरा सांस खारिज करता बोला, उसे बाजिल से शादी करनी ही नहीं थी, और अब तो मुझे डर भी लग रहा है। दोनों ही अनापरस्त हैं, गुस्से वाले हैं, पता नहीं क्या होगा दोनों का। वो हकीकतन परेशान थी। मुझे अपनी बहन का पता है, वो आम लड़कियों की तरह सीधी बिल्कुल नहीं, हैंडल कर लेगी सब। आप फिक्र नहीं करें, वो खुद के साथ कभी ज्यादती नहीं होने देगी। जहाँ तक बाजिल के साथ उसकी शादी की बात है, तो मेरे ख्याल में मासूमा के लिए बाजिल बेहतरीन है। काइम ने उन्हें मुतमईन करके आराम करने को भेज दिया। काइम ने दिल में कहा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। काइम ने दिल में कहा और खुद भी फ्रेश होने चला गया।